टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी 3-4 सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। हमारा देश कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो कॉटन के ऊपर जिस तरह से उसकी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन पूरी दुनिया यूज करती है मैनमेड फाइबर, तो इसके लिए हमारा स्टेक वहां पे 25% ही था। और हम जो कॉटन और इसके साथ की जो प्रोडक्शन करते थे, इनका यूज इंडिया में ही होता था। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कॉटन के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से हमने फैब्रिक के ऊपर, मैनमेड फाइबर के ऊपर और टेक्निकल टेक्सटाइल, वो तीनों कंपोनेंट को करके एक पीएलआई स्कीम हमने लाए हैं, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया। यहाँ पे 87 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए वो प्रोडक्शन में हम लोग ने बढ़ावा किया है। की बात में बहुत तर्क है, थोड़ा सा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जोड़ सकूं। माननीय एमपी साहब ने जो बात रखी है, ये बात सच है कि गत कुछ वर्षों में बांग्लादेश और वियतनाम, इन दोनों ने काफी बढ़त की है कॉटन टेक्सटाइल्स में, कॉटन गारमेंट्स में, लेकिन इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। बांग्लादेश अभी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, एलडीसी, जिसके कारण 2026 तक वो एलडीसी रहेगा, जिसके कारण उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है पूरी दुनिया के बाजारों में। सिमिलरली वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ, और जो एक बहुत बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ एफटीए करने से उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। तो साधारणतः 9, 10, 12% ड्यूटी यूरोप में लगती है हमारे गारमेंट्स के ऊपर, जिसके कारण बांग्लादेश और वियतनाम को लाभ हुआ और हम उसका लाभ ले नहीं पाए, क्योंकि 2013 में जो एफटीए की चर्चा यूरोपियन यूनियन से चल रही थी, अलग अलग देशों से बातचीत हो रही थी, उसको अबॉर्ट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गत वर्षों में भारत का वर्चस्व बनाया, पूरे विश्व में जो आज भारत एक ताकत के रूप में उभर रही है, उसके कारण आज पुनः पूरे विश्व में सबकी इच्छा है कि भारत के साथ वो अपनी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बढ़ाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। और मुझे आप सबको सूचित करते हुए आपके माध्यम से बड़ी खुशी होती है, एक ही वर्ष में 2 डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएई के साथ 1 मई से एंटर इनटू फोर्स हो गया, साइन तो पहले ही हो गया था, but it has entered into force in a record time, यूएई के साथ एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए 29 दिसंबर से एंटर इनटू फोर्स कर जाएगा। इसके अलावा 6 के 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन से एफटीए की बात चल रही है, कनाडा से एफटीए की बात चल रही है, यूके से एफटीए की बात चल रही है। और ये दिखाता है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उनको दिख रहा है कि भारत आगे चल के एक विश्वसनीय पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर। और इसी की वजह से हमने कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय दोनों ने मिलकर एक कॉटन एडवाइजरी ग्रुप, एक टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप में फ्रॉम फार्म टू फॉरेन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं 5F, फार्म, फैब्रिक, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन। ये जो 5F है, इसकी पूरी वैल्यू चेन को एक साथ जोड़ा है। और कृषि मंत्रालय भी हमारी बहुत मदद कर रहा है कि कैसे जो कॉटन की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, उसको भारत में बढ़ाया जाए। कल ही मैं इससे ये थोड़ा लास्ट जानकारी दे दूं, कल ही काशी बनारस में काशी तमिल संगम जो हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु और काशी का जुड़ाव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके तहत देश भर के कॉटन टेक्सटाइल के लोग फ्रॉम फार्मर टू एक्सपोर्टर्स सब इकट्ठे हुए थे। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और सबने संतुष्टि व्यक्त की है कि जिस प्रकार से तेज गति से कॉटन पे काम चल रहा है, आगे का भविष्य बहुत उज्जवल। धन्यवाद। माननीय रविचंद्र बद्दी राजू। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा तेलंगाना में हमारा केसीआर जी ने नेतृत्व में इस देश में किधर भी इम्प्लीमेंट नहीं है, उससे किसानों को, फार्मर को और वीवर्स को सपोर्ट करते हुए
रईतु बंधु स्कीम पर एकड़ 10,000 रुपए देते हुए और 24/7 बिजली और पानी देते के कारण से बहुत सारा क्रॉप्स आ गया है। सब पैडी और कॉटन भी आया है। इस कॉटन क्वेश्चन नहीं सर, आंसर नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं दे रहे सर। कॉटन का प्राइस बढ़ाने के लिए 6,080 से लेकर 12,000 एमएसपी प्राइस बढ़ाते हुए और हमारा वीवर्स कम्युनिटी बहुत लाखों लोग हैं, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए 5% जीएसटी है, इसको हटाने के लिए कई लाखों पोस्ट कार्ड दे दिए सर। इसको भी थोड़ा देख लीजिए, जीएसटी कम करने के हटाने के लिए और एमएसपी बढ़ाने के लिए आपके माध्यम द्वारा विनती कर रहा हूँ सर मंत्री जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बात होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन जो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा किसानों की आय दुगना करने के लिए सबसे ज्यादा एमएसपी से ज्यादा पैसा कॉटन का इस समय मिला है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 107 माननीय श्री KR सुरेश रेड्डी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Yes, sir. The minister's reply looks quite promising, sir. But the agony is now BBNL, which has been constituted in 2012, spending almost 42,000 crores so far, has failed to fulfill its objective. Now the question to the Honorable Minister is, now that you are trying to merge BSNL with BBNL, so what is the year-wise schedule the government has to ensure that the entire 6 lakh villages in our country are covered by broadband? Because since work from home has become such a norm today, a lot of millions of youngsters are working in the remote villages, sir. So till broadband reaches them, it is a very difficult scenario. Since BBNL has been a failure, what are the steps the Honourable Minister is taking to give us a schedule year-wise? Thank you. Thank you. Honourable Chairman, sir, I would like to correct Honourable Member. BBNL is being merged with BSNL not because BBNL is a failure. It is because, it's a wrong. Please. No, it's a wrong statement, sir. It's a wrong statement. I would like to very clearly place on record. BBNL did a very good work in expanding the network. Now the point is, between BSNL and BBNL, there was a little bit of friction in terms of, see, the broadband, the bandwidth comes from international bandwidth, that comes with BSNL. Beyond that, it was being given to BBNL, then BBNL was given to the villages. In between, whatever cost friction was there, to reduce that and to make sure that a very harmonized development of broadband happens, both these organizations have been merged. And the network which was created by BBNL has been already handed over to BSNL. And the results are very good, Chairman, sir. The combined network of BSNL and BBNL today is adding more than 1 lakh household connections every month. Now imagine, sir, in rural areas, having more than 1 lakh household connections every month, providing good bandwidth, providing good connectivity. Today the data consumption in these connections is close to 120 GB per month. 120 GB per month. So this new model where we have taken the local village entrepreneurs on board and making sure that the village economy grows using the infrastructure which is being provided, I think this model is very good. It is progressing very rapidly, and I am sure in coming years, coming months, honourable member will see the results. Second supplementary. Well, I wish the Honourable Minister the very best in his endeavours, sir. But what we see on the field looks a little different. For example, now the entire country in the private sector of telecom is under 5G, whereas your BSNL is still under 3G, sir. So this is a case of worry where most of the connections are very limited in BSNL. So my question, sir, is, and this is something very important, sir, the call drops have been an area of concern. None other than the Prime Minister has said, कोई भी अगर एक कॉल ड्रॉप होगा तो उनके खाते में 1 रुपया जमा करना चाहिए. ये बात प्रधानमंत्री जी 5 साल पहले कहे. So these are areas of concern. The minister is doing his best. I wish him all the best. But the point is, please question. Yeah, my question is,
3G, say 5G, when will BSNL come up with that? Thank you. माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है. कई बार मुंह न खुले तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब इन्होंने पूछ ही लिया तो बोलना ही पड़ेगा. सर, बीएसएनएल एक बहुत ही हेल्दी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी. एमटीएनएल बहुत एक हेल्दी कंपनी थी. 2004 से 2014 वाला जो पीरियड था, उस पीरियड में इन दोनों कंपनीज पे जिस तरह का अत्याचार हुआ, इन दोनों कंपनीज को एकदम कैश काउ मान के कुछ लोगों ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया, जो आज ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं, इस तरीके से इन कंपनीज को एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया. अगर एग्जाम्पल देंगे तो 10 एग्जाम्पल निकलेंगे सर. मैं ये कहना चाहूंगा सर, माननीय चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं ये कहना चाहूंगा, आज 2019 में पहला पैकेज करीब 70,000 करोड़ का बीएसएनएल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया. उसके बाद में बीएसएनएल एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया, और अभी पिछले जुलाई में बीएसएनएल के फर्दर रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज पीएम साहब ने दिया है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और सबसे बड़ी बात, जिस सेक्टर में अब तक हमेशा देश बाहर के देशों पे डिपेंडेंट होता था, उस सेक्टर में एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने का जिम्मा लिया, और आज वो टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी है 4G और 5G का. बहुत जल्दी बीएसएनएल में, एमटीएनएल में इसका रोल आउट चालू होगा, और 5G भी देश का ही बना, देश का ही डेवलप्ड 5G आएगा. वो परिस्थितियां गई जब अच्छे पीएसयूज को आप लोग एक अलग ही तरीके से देखते थे. आज उनको डेवलप करके ग्रो करने के लिए करें. Thank you. Dr. Yemi Yagnik, please. Dr. Yemi Yagnik. Thank you, sir. Please. Dr. Yemi Yagnik. Thank you, sir. Sir, I have looked at the reply given by the Honorable Minister, and looks like that the further objectives are very laudable. But sir, I would like to ask one question only, that the principle of asset monetization seems to have failed. Have you looked into the failures why the asset monetization of this BBNL could not be done? Now it has been merged with BSNL by a cabinet meeting in July 22. I would just like to ask that only 77,000 villages have been given this facility. Will all the 6 lakh villages be connected, and in what time frame? Thank you. बीबीएनएल के पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल को दिया गया. इसका कारण है सर, लॉजिक है इसके पीछे. जैसा मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया था, बीएसएनएल अपने आप में करीब 8.5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मेंटेन करती है. बीबीएनएल ने करीब 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क बनाया. 6.5 और 8.5 करीब 15 लाख किलोमीटर का एक यूनिफाइड नेटवर्क देश को मिल सके. उसी कारण से इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एसेट मोनेटाइजेशन, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल को दिया गया है. तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है. इस स्टेप से जो बेनिफिट हुआ, मैंने पहले भी बताया कि अब 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को मिल रहे हैं. अब धीरे धीरे जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जितने ज्यादा लोग अब इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सर इसमें बहुत तेजी से बढ़ेगा. और खास अगर आप गुजरात की बात पूछें तो गुजरात प्रोबेबली पूरे देश भर में पहला स्टेट है जहां पे हर एक गांव तक ऑलरेडी फाइबर पहुंच चुका है. धन्यवाद. श्रीमती फंगनन कन्याक. Thank you, Deputy Chairman. I'd like to ask the Minister, Northeast with its difficult and challenging terrain and settlements and habitations being far-flung faces communication problems. Will the Northeast be covered under this BharatNet project, and tentatively when? Thank you. Sir, and Honorable Prime Minister's commitment towards providing excellent connectivity to Northeast has been demonstrated through multiple projects. First, a project was taken up worth about 800 crore rupees for providing connectivity along the highways. And recently, that entire northeastern villages which are uncovered so far,
a complete 4G saturation package has been approved. This package is worth 26,000 crore, and this entire package is going to cover close to 25,000 villages which were yet to get complete adequate 4G coverage. In fact, states like Odisha, which had a significant part of the state uncovered, northeastern parts of Himachal, parts of Jammu and Kashmir, all the far-flung areas, they are getting covered under the saturation program, and it is progressing very well, sir. जल्दी जी क्वेश्चन माननीय रजनी पाटिल. Sir, I would like to ask Honorable Minister through you that why did government did not give 4G to BSNL, and by when will you give 5G? थैंक यू. इसका जवाब मैं दे चुका हूं सर. कुछ कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जब स्पेक्ट्रम देने की बात आई थी या VGF देने की बात आई थी, तब आपकी पार्टी की सरकार ने क्या फैसला लिया, क्या फैसला लिया, वो फैसला वो भी देखना चाहिए. लेकिन हम आपकी तरह एड्रेस द चेयर. माननीय अध्यक्ष, माननीय चेयरमैन महोदय, हम इनकी तरह काम करने वाले लोग नहीं है सर. मोदी जी ने एकदम स्पष्ट कहा है, भारत में बना, भारत में डेवलप हुआ 4G और 5G कंप्लीट टेक्नोलॉजी स्टैक BSNL में लगेगा और दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होगी. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 108 माननीय घनश्याम तिवारी. सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 108. माननीय मंत्री जी. महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया. फर्स्ट सप्लीमेंट्री. माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान को 14,848.77 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि में दिया है. लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि पिछले 8 वर्षों में कृषि के बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है, तब PM किसान योजना में किसानों को अब तक कितनी राशि मुहैया कराई है, PFO से FPO से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा. धन्यवाद. मेरा पहला प्रश्न. धन्यवाद. माननीय महोदय जी, मैं माननीय सदस्य श्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि किसान और किसानों की आबादी देश में लगभग 70% है, और बजट की बात आती है तो 2013 में जो कृषि का बजट था वह लगभग 23,000 करोड़ के आसपास था. लेकिन मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि अब कृषि का जो बजट है इस वर्ष का, वह 1,32,000 करोड़ से भी अधिक है, और उसमें से लगभग आधे से अधिक किस फसल को पैदा कर लेता था. लेकिन जब वह मार्केट में जाता था तो मार्केट में जाते जाते वो हार जाता था कि उसको मार्केट में वैल्यू कैसे मिले, उसको रेट अधिक कैसे मिले. और इसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम प्रारंभ की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FPO के नाम से जानते हैं. और उस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज देश भर में लगभग 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य लिया, जिसके अंदर हम लगभग सभी एलोकेट हो गए हैं. और उसमें से 4,031 FPO का रजिस्ट्रेशन देश भर में हो चुका है. और वो FPO है जिसके माध्यम से किसान को डायरेक्ट वो मार्केट से भी लिंक कर पाएगा और अपनी लागत में भी वो कम कर पाएगा, क्योंकि FPO कंपनी एक्ट में भी बन रहा है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी है. तो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर 300 किसान या 300 किसान से अधिक का समूह बनाएगा, और वो छोटे छोटे किसान जो होंगे उनका समूह बनेगा, तो वो अपनी बार्गेनिंग क्षमता भी उनमें बढ़ेगी, लागत में भी वो एक साथ परचेज करेंगे तो उसमें कमी आएगी. जवाब संक्षिप्त दें आप. और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा, और इसके लिए एक CDBO का गठन किया गया है जो मार्केट से लिंक करवाएगा. तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसका पूरे देश भर के अंदर किसानों के अंदर FPO के प्रति एक जागरूकता भी बढ़ी और उसके प्रति उनका विश्वास भी जगा और उसके प्रति आकर्षित भी है. तो निश्चित रूप से FPO के माध्यम से आने वाले समय में किसान को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और वो बिजनेस भी कर पाएगा, अपनी खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगा पाएगा.
मेरा आग्रह है सवाल जो पूछ रहे हैं माननीय सदस्य उनसे और माननीय मंत्री जी से कि दोनों अगर संक्षिप्त हो तो बाकी लोगों को भी मौका मिले। आप सेकंड सप्लीमेंट्री नंबर 108 है साहब, तो माड़ा के मुड़े भी 108 होते, इसलिए मैंने पूछा। पीएम किसान योजना में किसान बड़ी संख्या में स्वयं के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं। राजस्थान में ऐसे कितने किसानों की स्वीकृति अभी राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग है, तो इसके क्या कारण है? माननीय उपसभापति महोदय जी, इसके लिए जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है और उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकार है वो किसानों के नाम और उसके अकाउंट भारत सरकार के पास में भेजती है और उसके बाद में किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचता है। और किसानों के लिए जो राजस्थान में अगर बात करें तो टोटल मिलाकर जो किसान है 80,000 किसान, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। लेकिन राजस्थान में टोटल जो स्वयं के द्वारा किसानों ने अपने पोर्टल पर जो दर्ज करवाए थे उनके जो रजिस्ट्रेशन उनके लगभग 15 लाख दर्ज करवाए और उसमें से 8 लाख को और 65,000 को मंजूरी मिल गई और 2 लाख ऐसे थे जो पात्र या जिसको इनकम टैक्स पे या ऐसे थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी तक 4 लाख और 25,000 ऐसे नाम हैं जो पेंडिंग है और वो पोर्टल पर है। ये राज्य सरकार को हमने उसके लिए बता दिया है कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से उनकी वेरीफाई करके और उस पोर्टल पर जैसा कि वो अगर चढ़ाएंगे तो किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो उनके पहुंच जाएगा। तो ये राज्य सरकार के ऊपर पेंडेंसी में है और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे पास में आएंगे तो वो सभी किसानों को 2,000 रुपए की किस्त से वो हम रिलीज करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। माननीय